प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मोहम्मद गोरी के बारे में, जो तुर्की सल्तनत का निर्माता कहा जाता है। तुर्की सल्तनत की स्थापना में मोहम्मद गोरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य क्या रहे और उसकी प्रारंभिक सफलताओं की चर्चा हमने की थी, जिसके अंतर्गत उसने मुल्तान और उच्च पर विजय हासिल की और साथ ही गुजरात पर आक्रमण करके उसने गुजरात को भी जीता। और तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था, उसमें मोहम्मद गोरी को पराजय हासिल हुई। लेकिन मोहम्मद गोरी अपनी पराजय से घबराया नहीं और उसने उस पराजय का बदला लेने के लिए पूरी तैयारियां की और 1 साल बाद ही वे पुनः तराइन के मैदान में आ डटा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में ही ये युद्ध हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी अपमानजनक पराजय को मोहम्मद गोरी भूल नहीं पाया। फरिश्ता लिखता है कि बदला लेने का निश्चय कर उसने नींद और आराम को अपने लिए हराम बना दिया। इस टकराव के लिए उसने सावधानी से तैयारी की थी। उसने 1 साल तक गौर में जो तैयारियां की उसका विवरण मिन्हाज अपने ग्रंथ में लिख देता है। वह कहता है कि मुइजुद्दीन ने पराजय के लिए जिम्मेदार गौरी, खिलजी एवं खुरासानी अमीरों को कठोर दंड दिया। उसने राजपूतों की व्यूह रचना, आक्रमण के तरीकों, सैन्य संसाधनों एवं हाथी सेना की आक्रामक शैली का गंभीर अध्ययन करके उसी के समानांतर अपनी युद्ध नीति बनाई। यानी जो कमजोरियां उसके प्रथम आक्रमण में रही थी, जिसने उसे पराजित होने के लिए बाध्य किया था, उन सब बाधाओं को, उन कारणों को उसने दूर किया और अपनी युद्ध नीति ऐसी अपनाई जिससे राजपूत सेना का वो मुकाबला कर पाए। हसन निज़ामी कहता है कि मुइजुद्दीन ने लाहौर से क्वालुल मुल्क नकरुद्दीन हमजा को राय पिथौरा के पास इस उद्देश्य से भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, किंतु राय ने युद्ध करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि गोरी लगभग 1,20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा और जिसमें एक पूरी तरह फौलादी जीरे बख्तर यानी आवरण से लेस भारी घुड़सवार सेना थी। अपनी नई युद्ध नीति के अंतर्गत इस बार उसने राजपूतों से प्रत्यक्ष युद्ध करने की नीति को त्याग दिया। उसने अपनी शक्तिशाली सेना को 4-5 मील पहले ही रोक दिया, क्योंकि वह इसका प्रयोग अपने अंतिम निर्णय के समय करना चाहता था। और राजपूतों पर आक्रमण करने के लिए उसने 10,000 घुड़सवार तीरंदाजों का दस्ता अपनी अग्रिम पंक्ति में रखा। इसे सैनिकों के साथ साथ महावतों एवं हाथियों पर आक्रमण करने के लिए भी निर्देशित प्रशिक्षित किया गया था। वैसे ये सोचना सही नहीं होगा कि पृथ्वीराज स्थिति से बिल्कुल लापरवाह था और तभी चेता जबकि युद्ध बिल्कुल निकट आया गया। पृथ्वीराज ने को भी जैसे ही गोरी की ओर से खतरे को उसने महसूस किया, उसने उत्तर भारत के सभी राजाओं से सहायता की प्रार्थना की। कहा जाता है कि अनेक राजाओं ने उसकी सहायता के लिए फौजें भेजी, लेकिन कन्नौज का राजा जयचंद्र उसमें शामिल नहीं हुआ। और पृथ्वीराज के पास जो सैनिकों की संख्या है उसके बारे में भी कहा जाता है कि 3 लाख की फौज उसने मैदान में उतारी, जिसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार थे और लगभग 300 हाथी थे। विद्यार्थियों, ऐसा महसूस होता है या संभवतः दोनों पक्षों की जो सेना है उसकी संख्या में अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन दोनों सेनाएं काफ़ी बड़ी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना की संख्या संभवतः ज़्यादा थी, लेकिन तुर्क सेना का संगठन और नेतृत्व बेहतर था और ये लड़ाई मुख्यतः घुड़सवार सेनाओं की लड़ाई थी। राजपूत सेना अपने परंपरागत तरीके से युद्ध के लिए उपस्थित हुई। सेनापति गोविंद राय अग्रिम दस्ते का, राय पिथौरा केंद्रीय दस्ते का, भोला बाएं दस्ते का और पदम शाह रावल दाएं दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। तराइन के प्रथम युद्ध का मुख्य सेनानी राणा स्कंद गंगा यमुना के दोआब में गहड़ वालों के खिलाफ अभियान करने गया था और गोरी के अचानक आक्रमण के कारण उसे वापस लौटने का अवसर नहीं मिला। विद्यार्थियों, मुइजुद्दीन की जो व्यूह रचना थी वे सफल हुई। तुर्क सवार सेना के श्रेष्ठ संगठन कौशल और उसकी तेज गति तथा उनके घुड़सवार तीरंदाजों और भारी सेना ने आखिरकार राजपूत सेना को पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया। राजपूत सेना तितर बितर हो गई। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए।
पृथ्वीराज ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर मैदान से पलायन करना उचित समझा, लेकिन वह हरियाणा में स्थित सिरसा नामक जगह के पास तुर्क सवारों द्वारा बंदी बना लिया गया। हसन निज़ामी कहते हैं कि उसे अजमेर ले जाया गया, जहाँ कुछ वर्षों तक अधीनस्थ शासक के रूप में उसे राज्य करने दिया गया। और इसकी पुष्टि समकालीन ग्रंथ विरुद्ध विधि विध्वंस एवं राय पिथौरा के सिक्कों से भी होती है, क्योंकि इन सिक्कों में एक तरफ श्री मोहम्मद शाम लिखा है, जो इस बात का प्रतीक है कि वे एक अधीनस्थ शासक के रूप में मोहम्मद शाम के अधीन कार्य कर रहा था। लेकिन कालांतर में विश्वासघात का आरोप लगाकर राय पिथौरा की जो है हत्या कर दी गई और उसकी जगह पर उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। बाद में दिल्ली का जो शासक था उसे भी हटा दिया गया और वहाँ पर भी तुर्कों ने दिल्ली को अपने भावी अभियान का आधार बना दिया। और एक विद्रोह के बाद तुर्की सेना ने अजमेर पर फिर कब्जा किया और अपना एक सेना नायक वहाँ नियुक्त किया। पृथ्वीराज का जो पुत्र है वह रणथंबोर चला गया और वहाँ उसने एक नए शक्तिशाली चौहान राज्य की नींव डाली। अब हम बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणामों की। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। युद्ध में मोहम्मद गौरी के विजयी होने से चौहानों का विस्तृत राज्य हांसी, सिरसा, समाना, कुहुराम, अजमेर और दिल्ली तक का भूभाग तुर्कों के अधिकार में चला गया। इससे मोहम्मद गौरी को भारत में अपनी सत्ता का प्रसार करने का मार्ग मिल गया और भारत में तुर्की सत्ता की नींव रख दी गई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इससे मोहम्मद गौरी की भारत विजय निश्चित हो गई। हमारे इतिहास में पहली बार मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान के बीचों बीच एक विदेशी तुर्की राज्य की नींव डाल दी। यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो तराइन का युद्ध है वह निर्णायक था, क्योंकि इसमें निर्णायक रूप से मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा था। यूरोपियन इतिहासकार डॉक्टर V.A. स्मिथ के शब्दों में 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध एक ऐसा निर्णायक संघर्ष था जिसने हिंदुस्तान पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता को निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले प्रचुर आक्रमण दिल्ली के उत्तर में ऐतिहासिक मैदान में हिंदू संघ की भीषण पराजय के परिणाम मात्र थे। यानी एक शुरुआत यहाँ से हुई और बाद के जितने भी युद्ध हुए वह इस युद्ध के परिणाम मात्र ही थे। युद्ध में राजपूतों की पराजय ने उनकी प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचाया, गहरी क्षति पहुंचाई। उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षाओं पर भीषण आघात पहुंचा। सैनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से वे पिछली पंक्ति में धकेल दिए गए। इसके बाद तुर्कों से वे बार बार पराजित होते रहे, लेकिन फिर भी वह मुस्लिम सत्ता के खिलाफ संगठित नहीं हो पाए। डॉक्टर D.C. गांगुली के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने न केवल चौहानों की साम्राज्यवादी शक्ति को ही नष्ट किया, बल्कि वह संपूर्ण भारत के विनाश का कारण बनी। युद्ध में जनहानि भी बहुत हुई, हजारों राजपूत सैनिक मारे गए। इससे राजपूतों की सैनिक शक्ति को भी बड़ा आघात पहुंचा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार यह युद्ध राजपूत शक्ति पर आघात था। इससे भारतीय समाज के सभी अंगों का नैतिक पतन शुरू हो गया। ऐसा कोई राजपूत नहीं रह गया जो मुस्लिम आक्रमण को रोकने के लिए अन्य राजाओं को अपने झंडे के नीचे एकत्रित करता। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसके परिणाम जो है काफ़ी निर्णायक साबित हुए और इसने भारत में तुर्की सत्ता के विस्तार को या उनकी स्थापना के मार्ग को जो है प्रशस्त कर दिया और आगे चलकर जो है मुगल जो है सम्राटों को ये सत्ता स्थानांतरित हो गई। आपको तराइन के द्वितीय युद्ध के कारण और साथ ही उसके परिणाम क्या रहे, उसका महत्व क्या है, वो समझ में आया होगा। अगले जो है कक्षा में हम बात करेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद की स्थिति के बारे में। धन्यवाद।